सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 12 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। शुरू करते हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में शुरुआत जो हुई है वो है विज़गम के इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में। तिरुवनंतपुरम में ये अवस्थित है, सिचुएटेड है। ये पहला इंडियाज़ फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है और पहला शिप भी जो यहाँ पे आया है वो है एमवी सैन फर्नांडो। अगर हम इस पोर्ट की बात करें तो आगे इसके बारे में हम आएंगे कि VISL विज़िंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में अपना योगदान देगा। और थोड़ी सी चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी करते हैं। अगर हम भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है आसपास के देशों के मुकाबले। कैसे यूनिक है कि भारत एक वी शेप में दोनों तरफ कोस्ट लाइन अपनी रखता है और इस कोस्ट लाइन रखने के साथ साथ एडवांटेज जो है वो है कंट्रीज़ का कि हमारी यहाँ पे चाइना है, लाओस, कंबोडिया वगैरह, इधर इंडोनेशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर की अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान, ग्वादर पोर्ट, इधर बात करें गल्फ़ कंट्रीज़, यहाँ पे आपका गल्फ़ कंट्रीज़, हमारी लोकेशन बहुत ही प्रोमिनेंट है। और हम अगर अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान सही से दें तो हम एक ग्लोबल हब बन जाएंगे शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, ग्लोबल हब फॉर शिपिंग इंडस्ट्री। और पोर्ट्स होना किसी भी देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ जहाज़ का माल उतारने का और रखने का और फिर वो माल अन्य देशों में भेजने का इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है कि आपको कोई विशेष काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। चाइना का रेवेन्यू जितना प्रोडक्शन से आ रहा है उतना रेवेन्यू उसका सिर्फ़ और सिर्फ शिपिंग से आता है, क्योंकि चाइना इतने सारे पोर्ट्स का ऑप्शन दे रखा है अपने बॉर्डर कोस्ट लाइन पे, वो भी तब जब उस पर सिर्फ वन साइड की है, तभी चाइना एक्सपेंशन के पीछे पड़ा हुआ है। अगर वो धीरे धीरे सारे आइलैंड्स अपने नाम करता रहेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो वो अल्टीमेटली वहाँ से शिपिंग, वहाँ से ट्रेड कैप्चर कर लेगा। और आज भी भले ही ग्लोबल कंट्रीज़ USA या यूरोप कितना भी चाइना का विरोध करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, मगर आप जान के आश्चर्य होगा कि उनकी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं, आईफ़ोन की बात कर लीजिए, आईफ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग से लेके ग्लोबल शिपिंग चाइना से होता है। वो तो अब हमारे यहाँ भी उसका प्लांट लग गया है, विस्ट्रॉन कंपनी के साथ टाई अप करा था और बाद में टाटा वर्तमान में असेंबलिंग का काम करती है एप्पल आईफोन का इंडिया में। मगर इससे पहले लंबे समय तक चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और चाइना से ही वो बहुत जगह जा रहा था। ये चाइना का बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन गया था। तो शिपिंग इंडस्ट्री अगर हमारे पे आ जाती है, अगर मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी जहाज़ जो गुज़र रहा है इंडियन ओशन से, जो कि गुज़रना तय है, या इधर आपका रेड सी होते हुए आ रहा है, गल्फ़ से होते हुए, हम अगर उसे सिर्फ़ एक स्टेशन दे दें, जैसे बस अड्डा होता है कि बसें वहाँ से आती हैं, अलग अलग रूट से आती हैं, रुकती हैं और आगे चली जाती हैं। तो अगर हम ऐसा एक स्टेशन दे दें जहाँ से ग्लोबल ट्रेड, सामान, कंटेनर्स आसानी से इधर से उधर जा सकें,
तो हमारा ग्लोबल ट्रेड पर कैप्चर हो जाएगा, जो कि चाइना का था। दूसरी बात है, कोई शिपमेंट मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, उसको जाना है आसपास में कहीं, मान लीजिए गल्फ कंट्री जाना है। अगर देखिए पूरा रास्ता जहाज़ से ही तय करते हैं तो भी अलग कॉस्ट पड़ती है। कोई प्रोडक्ट है, हम प्रॉपर आपको बताते हैं कि ट्रेड कहाँ से बढ़िया होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इस समय, खासकर जर्मनी, उनका बहुत सारा सामान जैसे लग्जरी गाड़ियाँ और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मशीन्स वगैरह पूरा वर्ल्ड घूमते हुए, चाइना के पोर्ट से होते हुए, जहाँ जहाँ बायर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचती हैं। भारत सोचिए कितना बड़ा दिमाग लगा लिया। अगर वो, मैं से रेस करता हूँ, आपको याद होगा G20 में भारत ने एक कॉरिडोर की बात करी है, IMEEC, जो कि भारत कनेक्ट करते हुए यूरोप तक ले जा रहा है, गल्फ होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए यूरोप तक ले जा रहा है। सोचिए अगर कोई कंसाइनमेंट यूरोप से आ रहा है, अगर वो बाय रोड आधे रास्ते आ जाए, फिर यहाँ तक शिप से आ जाए, इसके साथ साथ जैसे ही वो भारत एंटर करे, हमारे बंदरगाह होते हुए पूरे विश्व में जहाँ भी उसको भेजना है वहाँ भेज पाए, तो उसे कॉस्ट का फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जहाज़ भी कोई ओला उबर टैक्सी की तरह नहीं होते हैं कि जब भी माल भेजना है तुरंत बुक करा और कंटेनर लग गया आपका। इसकी भी वेबसाइट्स होती हैं, बुकिंग करनी पड़ती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर भारत एक रोड नेटवर्क से वर्ल्ड से कनेक्टेड रहेगा, फिर भारत खुद से एक सी रूट भी प्रोवाइड कराएगा ट्रेड के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाह इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोवाइड कराएगा। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी कर रहे हैं चीज़ों की, और हम सिर्फ उनको यहाँ से गुजरने दे रहे हैं, तो भी हमको रेवेन्यू अर्न हो रहा है डॉलर्स में, और हम एक ग्लोबल हब बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत, अगर आप देखें तो आपके उस फ्लैट की तरह है, जो जब हम लोग मकान ख़रीदने जाते हैं तो उस फ्लैट की तरह है जिसके दोनों तरफ से रोड जा रही है, या वो कोने पे होता है जो फ्लैट आपका, उसकी कीमत आप भी जानते हैं कितनी ज़्यादा होती है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमारे दोनों तरफ कोस्ट लाइन्स हैं, और हमारे पास कोस्ट लाइन तो है ही है, इंडियन ओशन भी है, जिसमें इस समय ग्लोबल ट्रेड बहुत ही ऊँचे स्तर पे होता है, और गल्फ़ का भी एंट्री ओवरऑल इंडियन ओशन में आके गिरती है, अरेबियन सी। इस पे विस्तार से हम कभी बाद में आएंगे जब ट्रेड की बात होगी, मगर ये अच्छी खबर है कि इंटरनेशनल लेवल के पोर्ट्स हमारे पास आ गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम बिना किसी देरी के अन्य आर्टिकल्स पे। अखबार में जो आर्टिकल्स मैं छुड़वा रहा हूँ वो आप अध्ययन कर सकते हैं। मैंने उस सिर्फ की आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे ही डिस्कशन करूँगा मैं। यहाँ पे नंबी नारायण जी, जो कि इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट रहे हैं, उनका आर्टिकल आया हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि इनके ऊपर कुछ सेंट्रल एजेंसीज़ ने और कुछ गलत अधिकारियों ने मिलके कॉन्स्पिरेसी केस करा था, एस्पियोनाज का। 30 साल तक इन्होंने जेल में सज़ा काटी थी, सॉरी लंबे समय तक जेल में रहे थे, और जो उनका पूरा कोर्ट से बरी होना, इस समय बहुत समय लगा। नंबी नारायण जी को बाद में इवन सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पुराने एक आईपीएस थे, डीजीपी आरबी श्री कुमार, जो कि फॉर्मर आईबी ऑफिशियल भी थे, उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलके इनको गलत फंसाया था। इसके बारे में आर्टिकल दिए हुए, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये टोटली केस था मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का। कैसे एक ताकतवर व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, और एक ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी जो कि इस देश के वैज्ञानिक क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए तत्पर हो। एडिटोरियल पे आते तो यहाँ पे हमको मिल रहा है प्रॉमिस अंडरलाइंड। The Supreme Court on Wednesday ruled that Muslim woman's right to claim maintenance under criminal law cannot be extinguished even if she has claimed her rights in personal law.
मुस्लिम 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 लॉज अलग होते हैं जो अप्लाई होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेंस पे, मुस्लिम पर्सनल लॉज। ठीक है, इसमें क्या था कि बहुत सी महिलाओं को मेंटेनेंस का राइट नहीं दिया जा रहा था। लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महिला महिला होती, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, और हम किसी को भी उसका मेंटेनेंस का अधिकार, जीवन यापन करने के लिए एक जमा राशि देने का अधिकार नहीं वंचित कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया दैट दे हैव टू बी गिवन कंपनसेशन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट के तहत ये करा गया है। एंड इट कुड नॉट राइट CRPC। सो देखिए, जो जितने प्रोसीजरल लॉज हैं दे आर ऑलवेज अबव अदर लॉज। आप कितने भी लॉज बना दीजिए, कितने भी कानून बना दीजिए, आपको प्रोसीजरल लॉज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इस कानून में, जो कि डाइवोर्स का एक्ट है 1986 का मुस्लिम का, जो भी बातें लिखी गई हैं हमें नहीं पता। CRPC में लिखा हुआ है सेक्शन 125 में, CRPC अब BNSS हो चुका है। CRPC में लिखा है 125 में, मेंटेनेंस देना है तो देना है। डाइवोर्स के बाद महिला को अधिकार है मेंटेनेंस देने का, इसमें वही बात करी गई है। और शाहबानो केस का जिक्र भी करा है 1985 के शाहबानो केस का। इसमें आप ये देख लीजिएगा, सेक्शन 25 शाहबानो केस 1985 सोसाइटी का पार्ट है। और इसी से एक और पॉइंट निकल के आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। बाकी दिन आप कर लीजिएगा, आप भी समझदार हैं। बाकी एम्स को लेकर खबर है, ब्लड टेस्ट डेवलप्ड एट एम्स टू डिटेक्ट अल्जाइमर्स अर्ली कैन रिड्यूस ट्रॉमा ऑफ पेशेंट्स, ईज केयर गिवर्स प्रेडिक्टमेंट्स। एम्स में रिसर्च चल रही है अल्जाइमर के जल्दी डिटेक्ट करने के लिए। अल्जाइमर डेवलप्स ओवर 15 to 20 years and early diagnosis can help clinical manage symptoms better. Though diagnostic rates are improving, the disease remains poorly understood. अभी भी देखिए लोग भुगत रहे हैं इससे। Even among the section of medical community and many patients live with the symptoms that their near ones find difficult to understand. If it is successful in larger trials, the blood test developed by the AIMS researchers could be a step towards easing the predicaments of the caregivers and giving patients a life of dignity. तो अर्ली डिटेक्शन से हम इस भयावह स्थिति को कम कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस दैट सफरिंग ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज द फैमिली मेम्बर्स बाय अर्ली डिटेक्शन ब्लड टेस्ट। इसमें हमें क्या पता लगेगा अल्जाइमर क्या होता है, अल्जाइमर क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या क्योर हैं, किन क्योर पे काम करा गया है, और कौन से ब्लड टेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है इसको लेकर। ठीक है, अगला आर्टिकल देखेंगे। ये आर्टिकल क्रिकेट को लेके है, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो आपको लगे तो आप पढ़ लीजिएगा, मगर मैं सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये आर्टिकल 370 को लेकर आर्टिकल था, कुछ खास नहीं है, बात अच्छी करी है, बट यू कैन लीव इट। देखिए, हर किसी का परसेप्शन होता है आर्टिकल्स को लेके कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो आपका भी हो सकता है अलग, मेरा भी हो सकता है अलग। अगर आपको लगे कि नहीं वो आर्टिकल ज़रूरी था, तो आप निश्चिंत होके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड पेज पे नाटो मीटिंग इस समय बहुत न्यूज़ में है। फॉर द फर्स्ट टाइम नाटो एक्यूजेस चाइना ऑफ एनेबलिंग रशियन अटैक्स ऑन यूक्रेन। नाटो ने क्लियर मैंडेट में ये मान लिया है, कह भी दिया है कि चाइना भी मिली भगत है। आफ्टर डेकेड्स ऑफ व्यूइंग चाइना एज डिस्टेंट थ्रेट, नाटो ऑन वेडनेसडे अक्यूज बीजिंग ऑफ बिकमिंग अ डिसाइसिव enabler of Russia's war against Ukraine and demanded that it has halt shipments of weapons components. जैसे आज से पहले क्या हो रहा था कि नाटो या कोई भी बड़ा देश है ना, वो खुले में नहीं कह पा रहा था कि भैया चाइना की वजह से हो रहा है ये सब। नाटो का इसीलिए बहुत लंबे समय तक कुछ इतना बढ़िया रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा था। नाटो बस इसी तरह बचा था। ग्लोबल डिप्लोमेटिक परसेप्शन में यही आ गया था कि नाटो बस एक किटी पार्टी बना के रख दी है।
मगर समय रहते ये परिवर्तन देखा गया है कि नाटो में जो अब लीडरशिप है, नाटो अब खुले तौर पे ये मानता है और बहुत सारे मुद्दों पे क्लियर इंडिकेशन देता है। जैसे नाटो ने यूक्रेन के सपोर्ट में क्लियरली कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। It is a major departure. The statement is contained in a declaration approved by 32 leaders of the alliance shortly before they headed to a dinner at the White House on Wednesday night. It is a major departure for NATO, which until 2019 never officially mentioned China as a concern. पहले उसने कभी भी चाइना के बारे जिक्र भी नहीं करा था और हमेशा एक सॉफ्ट भाषा यूज़ करता था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो निंदनीय है, बस कह दिया, ख़त्म कहानी। अब नाटो ने प्रॉपर रिसर्च के साथ पूरा ये क्लियर कर दिया है कि चाइना अपनी शिपमेंट्स, वेपनरी सब प्रोवाइड करा रहा है। डिक्लेरेशन ऑल्सो ब्लेम चाइना फॉर malicious साइबर एंड हाइब्रिड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग disinformation aimed at the US and Europe. Earlier this week, the US and several of its allies warned of a hacking group linked to China, a Ministry of State Security that appears to be focused on stealing well-protected government and commercial secrets. ये भी डिक्लेरेशन मेंशन करा हुआ है कि चाइना कैसे हैकर्स के माध्यम से इनडायरेक्टली वॉरफेयर में इन्वॉल्व हो रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है जो देश उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देखो, किसी के हाथ लग जाए ना तो वो दूसरे व्यक्ति से कैसे भी काम करवा सकता है, जो कि लगभग हर कोई कीचड़ में ही होता है। Even a year ago, Europe leaders were hesitant to challenge Beijing, especially nations like Germany that view China as a critical market. Many European leaders initially dismissed the 22 Sino-Russian Pact. चेंज है डिप्लोमेसी की, यही बात है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और यहाँ पे शेरी डोवाल जी का निधन हो गया है। ये याद रखिएगा बस आप कि शेरी डोवाल बहुत ही मशहूर स्टार थी। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी हम आगे बढ़ जाएंगे फिर। Shelley Duvall, the interpreted Texas-born movie star whose wide-eyed, winsome presence was a mainstay in the films of Robert Altman and who co-starred Stanley Kubrick's The Shining, has died at the age of 75. इनका बहुत बड़ा करियर रहा है, बहुत ही ग्लैमरस करियर रहा है, ठीक है। पहला आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज में है हीट डोम के बारे में, और मैंने हीट डोम के बारे में वेबसाइट में भी बहुत पहले बता दिया था। आप ना वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाइएगा, वेबसाइट खोलते ही आपको सर्च बार में लिखिएगा हीट डोम, तब आपको पूरा ब्लॉग मिल जाएगा इसके बारे में। इट इज़ अ फिनोमिना, एन अर्बन फिनोमिना स्पेसिफिकली, जिसमें हीट एक ट्रैप हो जाती है उस क्षेत्र विशेष में। A weather phenomena. The western US is facing a massive heat wave that began last week. The worst affected is the central state of California, where at least a dozen cities broke all-time high temperature records. For instance, the city of Redding in Northern California recorded a maximum of 48.33 degrees Celsius. 48.33 degrees Celsius. While Palm Springs in South California touched a record 51.11 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ हीट डोम? ये हीट डोम होता क्या है? ये है हीट डोम। इन स्टिल समर कंडीशंस अ मास ऑफ वार्म एयर राइजेस, गर्म हवा उठती है अर्थ सरफेस से। हाई प्रेशर कंडीशन इन द एटमॉस्फेयर पुश द वार्म एयर डाउन, मगर जो वार्म एयर होती है वो ऊपर एक्सकेप नहीं कर पाती है और वहीं ट्रैप रह जाती है। एक हीट डोम बना देती है, तभी आपको इस डोम के अंदर हमेशा सिर्फ गर्मी लगती है। A heat dome is a weather phenomena in which a high pressure system in the atmosphere traps warm air like a lid on a pot for an extended period of time. Since the warm air cannot rise upwards, clouds cannot form. Clouds form when warm, moist air from the ground rises, cools down, and the water vapor in it condenses. With skies clear, more sunlight reaches Earth, which results in more warming and drying of the soil. है ना, वो गर्म होता रहता है। टिपिकली जेट स्ट्रीम्स हैव अ वेव लाइक पैटर्न दैट मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए, जेट स्ट्रीम जो एक जोग्राफिकल फिनोमेना है जिसमें वो ऐसे ऊपर की तरफ बहुत ही तेज़ गति में जेट स्ट्रीम चल रही होती हैं, बहुत ऊपर, ठीक है ना,
जेट स्ट्रीम। ये मैं नीचे ले आया था, नीचे नहीं होती, ऊपर की तरफ होती हैं। When these waves get bigger and elongated, they move slowly and sometimes can become stationary. This is when a high pressure system gets stuck in place and leads to formation of a heat dome. आप ये समझने का प्रयास करिए कि होता क्या है कि जेट स्ट्रीम वैसे तो तेज चलती रहती हैं, ठीक है, मगर जब कभी कभी ये बड़ी हो जाती है, elongated हो जाती हैं, तो इनकी गति धीमी हो जाती है। धीमी होने पे क्या होता है कि ये स्टेबल सी कंडीशन में आती थोड़ी सी, और यहाँ मैं स्टेबल कह रहा हूँ मगर ये मूवमेंट फिर भी कर रही हैं, और इनका मूवमेंट अभी भी इतना तेज़ होता है कि इसमें आप फंस नहीं सकते। इट्स वेरी डेंजरस, द विंड स्पीड इज़ वेरी हाई। मगर इस बीच में क्या होता है कि नीचे की जो वार्म एयर एस्केप कर रही होती है, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो वो इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाती है और वहीं से लौट के नीचे आ जाती है, एस्केप नहीं कर पाती, स्टेबिलिटी नहीं ला पाती है। और ये थोड़ा सा, ये जो डिफरेंस है, जो जोन है जेट स्ट्रीम का, इलोंगेशन होने पर जब बढ़ जाता है तभी ये नीचे की तरफ एक डोम वाले कंडीशन बनाने में हेल्प कर देते हैं। और इसका लिंक सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से है, क्लाइमेट चेंज से। इसके बारे में भी कभी डिटेल में आएंगे। अगला आर्टिकल है इंडिया और ऑस्ट्रिया को लेके, डिप्लोमेटिक आर्टिकल है, सुभजीत रॉय साहब ने लिखा है। During the visit that Modi said was being watched by the entire world, the Prime Minister told Putin that death of innocent children causes pain and heart simply explodes. वो यूक्रेन वॉर के लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। Modi's statements conveyed India's deep concern at a suspected Russian missile attack on children's hospital in Kiev. उसके बाद प्रधानमंत्री साहब वियना आ गए। Speaking the Vienna with Chancellor Karl Nehammer the day after he met Putin, Prime Minister stressed again that this is not a time for war, problems cannot be solved in the battlefield, and that the loss of innocent lives anywhere is unacceptable. The retaliation was India's clear message. अब थोड़ा वियना के बारे में जानते हैं। The country born neutral. Vienna was under Nazi occupation during World War II. After the end of war, it was divided into 4 sectors by the US. US ने इसको 4 क्षेत्रों में बांट दिया था। The UK, France and Soviet Union, supervised by the Allied Commissions. The Allied occupied Austria for a decade after the war ended. In 1955, the 4 occupying powers signed the Austrian State Treaty with the Austrian government to establish Austria एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो वॉर के बाद उसको असल में 4 क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसे US, UK और फ्रांस देखते थे। एलाइड कमीशन बना था। अगर आपको याद हो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में एलाइड पावर होती थी, तो हालांकि बाद में ऑस्ट्रिया को आज़ाद कर दिया गया। द 1955 ट्रीटी विच वॉज रेटिफाइड बाय ऑल द कंट्रीज दस बाउंड ऑस्ट्रिया टू न्यूट्रलिटी। और फिर ये भी कहा गया कि ये हमेशा न्यूट्रल स्टेट रहेगा। ऑस्ट्रिया एंड नेहरू, अब बात कर रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में। तो in 1952-53, the Austrians approached Jawaharlal Nehru, who was respected by the both Western nations and the Soviets, for help in securing a sovereign nation. India was among the few countries that supported Austria's appeal at the UNGA. पुराना इतिहास रहा है डिप्लोमेसी में इंडिया के साथ। In June 53, Gobar and Nehru attended the coronation of Elizabeth II in London, and according to the media reports from the time, had a meeting the following morning. In the book Political Settlement After the Second World War, the British historian Sir John V. Le Bonnet wrote that Nehru's role as a diplomatic mediator introduced an entirely new factor into the Austrian treaty discussions. नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो या ग्लोबल पीस में हो। या पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप लोग को भी कुछ अध्ययन करना चाहिए। अच्छा आर्टिकल है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है, मैं इसको इतनी रखूँगा वरना वो क्रक्स ख़त्म हो जाएगा। आप भी इसका अध्ययन करिए। बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो कल फिर आइएगा और वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिए। वेबसाइट को मैं आपको डिटेल्स में इन न्यूज़ के बारे में कवर करा हुआ है, और जो एस्पेक्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।